नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 1 बज गए हैं, वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की का। बात करेंगे 5 राज्यों में चुनाव की, किस स्टेज में कौन बाजी मारने जा रहा है। आज डिटेल्स में चर्चा होगी। 4 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमेशा की तरह हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, सुमीर चौंगावकर जी। बहुत स्वागत आप सभी का। आज सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां आज ईद पर एक नया ट्रेंड देखने को मिला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नमाजियों के बीच पहुंची। ममता बनर्जी को मंच मिला तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टारगेट किया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को हराना है। ममता मुसलमानों के बीच थी तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कहां थे? वो काली की पूजा कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मां काली ने उन्हें परिवर्तन का आशीर्वाद दे दिया है। दोनों बयान आपको बारी बारी से सुनाते हैं। सबका कल्याण हो, माँ का आशीर्वाद भाजपा शुभेंदु अधिकारी के ऊपर रही। माँ मुझे शक्ति दे, मैं बंगाल के भला करने के लिए मोदी जी का नेतृत्व में काम करे। माँ ने ये दिया मुझे, माँ एक कमल दिया ने। आज जिस तरीके से साधु संत समाज से लेकर पूरा माँ काली माता का भक्त मंडली का आशीर्वाद मुझे मिला यहाँ। आप देख लीजिए, आज शनिवार है, माँ का दिन है, किस तरीके से आशीर्वाद मिला है देख लीजिए। बंगाल में लहर चल रहा है, परिवर्तन का लहर। ये सनातन जीतेगा, सनातन जीतेगा इस बार। बहुत अत्याचार किया बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया घुसा के बंगाल में लाभ जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, और हमारी 6000 गाँव में शांख बजाना बंद कर दिया, दीपदान करना बंद कर दिया। तुलसी माता के मंच नहीं है, सब मां शीतला का मंदिर से लेकर महादेव का मंदिर तक नहीं है। 6000 गांव में ये जमाती का हाथ में जा रहा है। इस बार राष्ट्रवादी जनता, सनातन जनता हमारी संस्कृति को रक्षा करने के लिए, धर्मीय संस्कृति को बनाने के लिए एकजुट होकर इस बार परिवर्तन करेगा। मैं सबको बहुत ईद मुबारक कहने चाहूंगी। हमारा अधिकार हम मोदी जी को नहीं लेने देंगे। हमारा एक ही काम है, अब सऊदी अरबिया जाके हाथ मिलाता है, मिलाइए। हम सब देश को पसंद करते हैं, हमारा देश को हम प्राउड ऑफ माई इंडिया। आज आप जबरदस्ती हमारा सरकार को कंट्रोल किया है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तब भी हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदगी में कामयाब होता है। आई एम सॉरी टू से, थोड़ा गद्दार भी है जो बीजेपी के पास रुपया लेके वोट बांटने का खेल में खेल रहा है। मैं उसको कहेंगे, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंदिर खोदा होता है। मैं वो कहने चाहूंगी, बारिश हो रहा है, उनसे भी कहेंगे कि हमारा दिल में तमन्ना है, साथ उसका तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं चोर किसका बाजू कतील में है। तो ममता बनर्जी जब ईद के मौके पर मंच पर खड़े होकर ये भाषण दे रही हैं, जब वो कह रही हैं कि जो होगा मंजूर खुदा होगा। आपको बता दें, आज से ठीक 32 दिन के बाद आज 21 मार्च है और 23 मार्च को पहले 23 अप्रैल को पहले मतदान का दिन है। और आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होना है, तो बस महीने भर का समय बाकी है। यहां से ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देने लगी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुझे माता ने आशीर्वाद दिया है, सनातन ही जीतेगा। ममता बनर्जी कह रही है विजय जी कि जो होगा मंजूर खुदा होगा। क्या होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में?
जुमे के दिन एक नया ट्रेंड है। अभी तो ये आगाज है। अभी तो देखिए आज से मतलब एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो गया। आपने 32 दिन का, मैं इसको 30 ही दिन मानता हूँ, क्योंकि आज के दिन 21 अप्रैल को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, तो कायदे से 30 ही दिन बचे हैं अभी एक महीने में का। ये मतलब कहना चाहिए काउंटडाउन शुरू हो गया लिटरल टर्म्स में पश्चिम बंगाल के चुनाव का। और वहाँ अभी तो देखिए आगे क्या क्या होना है, किस किस तरह से पोलराइज होना है इलेक्शन, किस किस तरह से कम्युनलाइज होना है। दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से अपने अपने अखाड़ों में पहुंच गए आज। अब इस पे दोनों पे क्या टिप्पणी करना है? ममता जी एक तरफ है, आपने कहा अखाड़ा, एक का ऐसा लग रहा है कि जैसे मुस्लिम वोट का अखाड़ा है, दूसरे का लग रहा है हिंदू वोट का अखाड़ा है। वो वहां पहुंच रहे हैं और उसको अपना इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई उस तरह से बुराई नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने अपने एंगल पर काम कर रहे हैं। शुभेंदु जी को पता है कि कहाँ रहना चाहिए, ममता जी को भी पता है कि उनको कहाँ यूनाइट करना है। बस ये बहुत बिटरनेस तक ना पहुंच जाए और सोसाइटी पोलराइज ना हो, सोसाइटी कम्युनलाइज ना हो, वो ज़्यादा चिंता की बात होती है कि उसका असर क्या होता है कि फिर सड़कों पर वो जो कम्युनल वायलेंस, इलेक्टोरल वायलेंस वो जो दिखाई देती है, और पश्चिम बंगाल की तो हिस्ट्री है, तो उससे बचा जाए। और इलेक्शन कमीशन वो काम ज़्यादा बड़ा करे। अब इस बार ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने 2 फेज़ में इलेक्शन कर रहे हैं, तो ज़्यादा ताकत के साथ कैसे इस इलेक्शन को देखा जाए। मैं केवल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के, बाकी जो नतीजा होगा वो तो पश्चिम बंगाल की जनता दिखाएगी। आपने तो बिल्कुल चुनाव आयोग वाली बात कह दी कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की वो देश की जरूरत है, हमारी जरूरत वो है। एक धर्म कांटा जो इस वक्त आप आंकड़ों में देख रहे हैं, लगातार ग्राफिक्स के जरिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, अगर पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी की बात करें तो ये 70% है। 70.5% इसमें लिखा हुआ है, 70% से थोड़ी ज्यादा। और मुस्लिम आबादी की बात करें तो केवल 27% है। लेकिन कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेंट फैक्टर में है। उसमें आप मुर्शिदाबाद की बात कर लें, मालदा, दक्षिण 24 परगना, वहां के भी डेटा हर्षवर्धन जी हमारे दर्शक देख रहे हैं। लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम होने जा रही है। ये लड़ाई जानते हैं शुभेंदु अधिकारी कि अगर हिंदू मुद्दों पर लड़ेंगे, हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ेंगे, तो शायद ममता बनर्जी को वो काउंटर कर पाएंगे। देखिए मीनाक्षी जी, पश्चिम बंगाल में बहुत ही मतलब जिसको कहें कि खतरनाक दौर से गुजरते पश्चिम बंगाल में मुद्दों की कमी नहीं, नए उद्योग लगे नहीं, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, जितने उद्योग थे, वो सब ताला लगा के चले गए। जो सिंगूर और नंदीग्राम, वो उस राज्य के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया है, काला धब्बा है। टाटा का सिर्फ जाना एक सामान्य घटना नहीं थी, दूसरी कंपनियां भी आना बंद हो गई। अब इसके बाद अगर कोई कहे कि मुद्दा है कि नहीं है, तो फिर वही आता है कि सर्वे में तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे टॉप पे रहता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट पे वोट कौन देता है? फिर दूसरा आ जाए, चलो ठीक है, ये वाला एक मुद्दा होता है। दूसरा मुद्दा क्या है? आरजी कार के बाद, संदेश खाली के बाद, और जिस तरह से इनके मंत्री, इनके मेयर और इनके सांसद विधायकों की भाषा रही है, उसके बाद भी अगर कोई कहे कि क्या हिंदू मुसलमान करने की जरूरत है, तो ईश्वर मालिक है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम डेमोग्राफी अचानक बदल गई, तेजी से बदली है, पहले भी बदल गई और तेजी से बदली है। जिन ममता जी को लगता था 2005 तक की बहुत बड़ी समस्या है बांग्लादेशी घुसपैठिए, अब उनके लिए मुद्दा नहीं, कहते हम आपको सिलेंडर देंगे, हम आपको राशन देंगे, सब मैं दूंगी, मैं जिम्मेदारी ले रही हूं। तो फिर अगर ये भी मुद्दा नहीं, तो हिंदू मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान को पता है कि उसे ममता बनर्जी को जिताना है। उसको पहले कम्युनिस्टों को जिताना था, अब वो कह रहा है कि हमको ममता को जिताना है जी। हिंदू को यह बात समझ में आ रही है क्या? हिंदू मुसलमान का चुनाव नहीं है, और हिंदू मुसलमान का चुनाव में कैसे आप करेंगे? 27% से शुरू कर रहे हैं, इधर आप कहेंगे डिवीजन होगा। भाई ममता जी को हिंदुओं का मत तो मिलता ही मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बहुत सी चीजें बदली हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए आज ही सुबह एक जोधपुर के कारोबारी हैं, उनके यहां बांग्लादेश के यानी बंगाली मुसलमान, बंगाली हिंदू, वो बहुत से लोग हैं जो उस बाजार में काम करते हैं, और उन्होंने सुबह सुबह मुझे 10-15 पॉइंट का लिख के भेजा, मैं वही पढ़ रहा हूं, सुन भी रहे होंगे। उन्होंने कहा पहली बार मैं देख रहा हूं 2021 में 95% मुसलमान कारीगर वोट देने के लिए टिकट करा के बैठा था। इस बार 100% हिंदू कारीगर कह रहा है हमारा पैसा काट लीजिएगा, लेकिन मैं वोट देने जाऊंगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल को हम बांग्लादेश नहीं बनने दे सकते। और वो बहुत डिटेल में उन्होंने एक एक पॉइंट भेजा, उन्होंने एक वीडियो भी भेजा मुझे बात करके कि ये देखिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। मूल बात क्या है? लोगों को लगने लगा है कि ममता जी, आप जिस मां माटी मानुष की बात करती हैं, उससे आपने धोखा किया है, बंगाल की संस्कृति सभ्यता के साथ बेईमानी की है।
उद्योग धंधों के नाम पे सब चौपट कर दिया है। एक सिंडिकेट जो कहा जाता था कम्युनिस्टों के समय में, अब वही सिंडिकेट सरकार हो गया है। और मुझे लगता है 15 साल के बाद बंगाल की जनता उससे मुक्ति चाहती है। ईद के मौके पर अखिलेश यादव भी दिखाई दिए और नमाजियों के बीच वो पहुंचे और उन्होंने बात सीधे पश्चिम बंगाल की। अखिलेश यादव ने बंगाल में अधिकारियों के ट्रांसफर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा और कहा कि ममता अकेले ही बंगाल में बीजेपी को हरा देंगी। आदरणीय ममता जी ने कहा वो कम कहा है, और सच्चाई है कि वो अकेली भी लड़ेंगी तो भी जीत जाएंगी। वो अकेली लड़कर के भी सबका मुकाबला कर रही हैं। ये जो अधिकारियों का ट्रांसफर हो रहा है बंगाल में, सुना है कि बड़े पैमाने पर अधिकारियों को हटाया गया है। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या अन्य सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी, पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब जब बीजेपी के समय पर चुनाव हुआ है, बीजेपी ने एक भी अधिकारी नहीं हटाया। और अधिकारियों ने चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी के लोगों ने ऐसे अधिकारी सेट किए थे कि एक रिश्तेदारी आसपास बना रहे, रिश्तेदार के माध्यम से ही हम चुनाव जीत लें। तो एक तरफ जहां बंगाल में तमाम अधिकारियों को हटाया गया, वहीं उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा था कहीं किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। अब देखिए, जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं वो तो मैं अगर जो हर्षवर्धन जी अभी कह रहे थे कि दरअसल पूरा सरकारी सिंडिकेट एक काम कर रहा है और उसके खिलाफ हिंदुओं के एकजुट होने की अब यहां से कहानी शुरू हो गई है, जो क्या बीजेपी को कुर्सी तक पहुंचाएगी। प्रोफेसर संगीत रागी जी, मेरा सवाल यहीं पर है कि मुसलमान तो एकजुट है, उसको पता है कि बीजेपी को हराने के लिए किसे वोट देना है। लेकिन अगर हम कोलकाता की ही बात करें, कई ऐसे जिले हैं जहां पर हम जिस भद्र लोग की बात करते हैं, जो ममता बनर्जी का वोट बैंक कहा जाता है, क्या वो भी ये बात समझ रहा है देखिए कि हिंदुओं को अब पोलराइज होना है या बीजेपी के पीछे खड़े होना है? क्यों? क्योंकि अब हमें घुसपैठियों वाला बंगाल नहीं चाहिए। देखिए, समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, ये तो मुझे लगता है चुनाव के परिणाम के पश्चात ही पता लगेगा। वोटों के गिनने के बाद ही ये पता लग सकता है कि कहाँ कैसे वोट गया। लेकिन ये जो बात अभी तक हम बात करते रहे हैं कि बंगाल की जो डेमोग्राफी अब 27% देख रहे हैं, वो वाकई में 27% नहीं है। हम ऐसे जब भी हम बात करते हैं तो 2011 के आंकड़े की बात करते हैं, और इसको हम जिक्र बार बार हम दोहरा देना चाहते हैं, ये 30% से भी ज़्यादा है। दूसरी बात एक और आपके दर्शकों के लिए, कहानी कुर्सी के दर्शकों के लिए, कि आप समझते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर सीमावर्ती जिले में ही घुसपैठ होकर के हुई है और डेमोग्राफी बदली है, तो ये आप गलत समझ रहे हैं। कलकत्ता की डेमोग्राफी बदल गई है। कलकत्ता से बॉर्डर तक जो जाने का रास्ता है, आप उसके किनारे किनारे जो बस्तियां आप देखेंगे, वे सारे मुसलमानों की बस्तियां हैं, और ये सारे बांग्लादेशी कठमुल्ले आकर के वहां पर बस गए हैं, जो वोटर भी हैं ममता के। आप उनका क्या करेंगे? ममता बनर्जी उन्हीं की लड़ाई लड़ रही हैं। आपने पूछा हिंदुओं को तो आज तक समझ में नहीं आया है। भारत देश का बंटवारा हिंदू स्वीकार कर लिया, हिंदू बर्दाश्त कर दिया। मुसलमानों ने कहा हम रह नहीं सकते हैं हिंदुओं के साथ। हमारे नेताओं के उस समय सर फिरा हुआ था, उन्होंने कहा नहीं, हम रह करके जरा दिखाते हैं, और कहा कि नहीं, हम तो रहेंगे ही, हम उनको साथ रखेंगे ही, रह करके हम दिखाते हैं। रह करके दिखाने में 9.4% से मुसलमानों की आबादी 18% पर पहुंच गई होगी आज के दिनों में। और आजादी से पहले की जो मुस्लिम कट्टरता की मानसिकता थी, फिर होकर के नंगा नाच इस देश में चारों ओर हो रहा है। उसी नंगे नाच का परिणाम था काशी के अंदर जो है वो बिरयानी खा करके, चिकन बिरयानी खा करके आस्था पर चोट करते हुए गंगा में फेंक देना। बांग्लादेश की हालत आप देख लेंगे। बांग्लादेश में इसी बांग्ला संस्कृति से तो गए हुए मुसलमान थे, उसी का हिस्सा था। और यदि आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से पूछिए तो बांग्ला संस्कृति के नाम पर एक तथाकथित भद्र लोग है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन बांग्लादेश में कत्लेआम करने वाला कौन था? वो बंगाली बोलने वाला जिसे तुम बांग्ला संस्कृति का हिस्सा मानते, वही मुल्ला था, वही मुसलमान था, क्योंकि वो तुम्हारे बंगला भाषा की संस्कृति से नहीं ये है, वो इस्लाम की कट्टर मानसिकता से संचालित है। 70 साल में एक बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा, मुसलमान कभी भी मुद्दों पर वोट नहीं करता है देश में। आपने सुन लीजिए, मुसलमान कभी आपने देखा है कि शिक्षा के लिए सड़क पर आए हो?
उद्योग के लिए सड़क पर आया हो, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सड़क पर आया हो, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए आया हो? नहीं, वो गांजा के लिए सड़कों पर आता है, वो इस्लाम के लिए सड़कों पर आता है। और भारत का हिंदू समाज क्या करता है? अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी क्या मुसलमानों के लिए है क्या? नहीं, वो दीन के नाम पर वोट करता है। वोट जिहाद जिसे नहीं पता है जी, वो सच्चाई जरा आंकड़ों में देख ले कि कैसे वोट भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी को उसका मुस्लिम मंच का भी, अल्पसंख्यक मंच का, मोर्चा का सदस्य भी उसको वोट नहीं देता है। और फिर भी वो शुतुरमुर्ग की तरह सबका साथ, सबका विकास, आप बोलते रहिए, बोल रहे मुसलमान वोट नहीं देता है। का तो काम करने का तरीका यही होना अंतिम बात चाहिए, बोल दूं, बंगाल में यदि हिंदू समाज अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाना चाहता है तो ये हिंदू मुसलमान के तौर पर ही यदि वोट करेगा तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। बंगाल के बाद हम बात असम की भी कर लेते हैं, जहां 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। इस बार हिमंता के ऊपर बीजेपी के लिए हैट्रिक लगाने का जिम्मा है। असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। अब असम में चुनाव प्रचार जोरों पर है। हिमंता लगातार घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं, एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, असम की डेमोग्राफी चेंज की बात पब्लिक के सामने रख रहे हैं। वहीं कांग्रेस छोटी पार्टियों को अपने साथ लाकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस अब तक 6 छोटे दलों के साथ अलायंस कर चुकी है। गौरव गोगोई बार बार ये कह रहे हैं उनका मकसद बीजेपी को सत्ता से हटाना है। कांग्रेस पार्टी के लिए टेंशन ये है कि ओपिनियन पोल में हिमंता आगे दिखाई दे रही हैं। आपको पहले हिमंता का बयान सुनाते हैं। हमारे आसामीज मुस्लिम लोग तो हमें वोट डालेगा भी, ये मुस्लिम रीच आउट का बात नहीं है। बट जो लोगों को हम घुसपैठिया मानते हैं उसमें हमारा रीच आउट नहीं है। लेकिन जब आप बोलते हैं मुस्लिम, तब तो आपको बोलना पड़ेगा बांग्लादेशी मुस्लिम और असमीज मुस्लिम। हमारा ऑफिस में ही कितना असमीज मुस्लिम है, कार्यकर्ता है। तो यहाँ में कोई रीच आउट, नॉन रीच आउट, ये सब कोई सिचुएशन नहीं है। हम जो जेन्युइन इंडियन है उनसे वोट मांगूंगा। जो इंडियन नहीं है, गलती से आप यहाँ कागज बना के बैठा हुआ है, आपका वोट हमें नहीं चाहिए। मैं सुमीर जी 2 तरीके से आसाम को देखती हूँ, एक अपर असम, एक लोअर असम। उसमें अगर खास तौर पर आप लोअर असम की बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा ये घुसपैठियों वाली समस्या है, जो बात हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि भारत का जो मुसलमान होगा, असम का मुसलमान तो उन्हें वोट देगा, लेकिन जो असम का नहीं है उसे तो असम से बाहर जाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के लिए टेंशन कहां पर है कि उसे एमओयू करने तक की भी नौबत आ रही है? देखिए, लगता है कि कांग्रेस को किसी राज्य से अगर उम्मीद थी तो पहले उनको असम से उम्मीद लग रही थी कि इस बार असम में वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि गौरव गोगोई ने जो राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंपी थी उसमें उन्होंने कहा था कि इस बार हम असम के अंदर बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके सांसद पार्टी छोड़कर चले गए, जिस तरीके से उनके सांसदों ने पार्टी के अंदर चुनाव लड़ने की बीच में इच्छा जाहिर की, प्रियंका गांधी को फिर जिम्मेदारी दी गई आसाम की कि भाई प्रियंका गांधी आसाम को देखे और वहां पर पार्टी की मजबूती करे। आसाम में दरअसल कांग्रेस ने एक कोशिश अच्छी की, वहां पर रायजोर पार्टी जो है अनिल गोगोई की, उससे गठबंधन कर लिया। गठबंधन नहीं, फिर एमओयू कहिए। हाँ, इसको एमओयू के लिए 13 सीटें उनको दे दी और छोटे छोटे दलों को साधने की कोशिश की। देखिए, आसाम के अंदर जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकार चलाई और जिस तरीके से लोकप्रियता के शिखर पर वो पहुंच गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो हिंदू मुसलमान कर उन्होंने अपनी लोकप्रियता हासिल की है, काम के माध्यम से भी वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी लोकप्रियता को बढ़ाई है। और मुसलमानों का जो आसाम के ओरिजिनल मुसलमान है, जिससे वो कहते हैं कि वो मुझे वोट देंगे, उनके लिए जिस तरीके से योजनाएं चले, उनके लिए जिस तरीके से हेमंता ने काम किया है, केंद्र की योजनाओं को जिस तरीके से बेहतर तरीके से आसाम की सरकार ने राज्य के अंदर लागू किया है, तो जो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी की सरकार और राज्य में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने जिस तरीके से वहां काम किया, तो मुझे लगता है 126 सीटों पर उन्होंने जिस तरीके से कोशिश की है, हालांकि ठीक है कि हेमंता का यह बयान आया कि 20-22 सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ते, हम वो सीटें छोड़ देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हेमंता के काम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। एक कॉन्ट्रास्ट सर, बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है विजय जी, और कॉन्ट्रास्ट ये है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी कम है, हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, फिर भी ममता बनर्जी लगातार जीतती जा रही हैं और इस बार चौथी बार वो जीतने के लिए मैदान में है। इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम असम देखते हैं, असम में हिंदुओं की आबादी मुसलमानों के अनुपात में कम है, इसके बावजूद वहां पर 10 साल से बीजेपी का शासन है और हिमंता बिस्वा शर्मा ओपिनियन पोल्स में भी आगे दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी से।
ये क्यों है, ये कंट्रास्ट कैसे है? कंट्रास्ट नहीं है, या तो इसको जैसे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उसका मतलब ये है कि या तो असम में हिंदू जो है कम्युनल होकर, पोलराइज्ड होकर वोट डाल रहे हैं बीजेपी को, यही मतलब हुआ ना। जब असम पश्चिम में बंगाल हिंदू कम्युनल होकर हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए वोट कर रहा है, जब ही जीत रहे होंगे ना। और मुसलमान विभक्त हो जा रहा है। नहीं सलमान सेकुलर मुसलमान हो रहा है कि नहीं हो रहा, हिंदू कम्युनल मैं नहीं कह रहा, हिंदू जो है यूनाइट होकर वोट डाल रहा है। और जब यूनाइट होकर वोट डालते हैं तो आपकी परिभाषा में, मतलब जो हम लोग परिभाषा करते हैं उसमें उसे कम्युनल डिवाइड कहते हैं। तो जैसे पश्चिम बंगाल में मुसलमान कम्युनल होकर कम होकर भी ममता बनर्जी को जिताता है, ऐसे असम में हिंदू जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा को जिता रहा होगा। यही मतलब एक ही तरह की लाइन पर आप डिफाइन करेंगे ना। अगर कम्युनल डिवाइड है ये, ठीक है, इसमें अगर क्यों पश्चिम बंगाल पे जब आपने अगर नहीं बोला, पश्चिम बंगाल पर अगर नहीं बोला आपने, नहीं, मैं तो आप ही की बात से जा रही हूँ। पश्चिम बंगाल में कम्युनल डिवाइड, असम में भी कम्युनल डिवाइड। आप अपनी एक लाइन बोले, फिर मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। मीनाक्षी, इस देश का दुर्भाग्य ये रहा है, और ये वामपंथियों ने और नेहरूइयों ने ये नैरेटिव गढ़ा कि इस देश का हिंदू मतदाता एकजुट हो जाए तो वो कम्युनल है, मुल्ले मुसलमान कठमुल्ले एक साथ खड़े हो जाएं तो वो सेकुलर हो जाता है। मैं तो ये दोनों किसी को एक ही तरह से नहीं एक नहीं कर रहे हैं सर, दोबारा आपने चेंज किया उस चीज को। नहीं, मैंने तो कहा कि हिंदू या असउद्दीन, नहीं एक लाइन बोल लेने दी। असउद्दीन ओवैसी यदि जाते हैं तो पूरे देश में नरक मच जाता है, मुसलमानों का वोट काटने के लिए है। यानी कि आप नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट बटे इस देश में, हिंदुओं का वोट बटना चाहिए। जातियों के अंदर उसको बांट लीजिए, जो भी कुकर्म करके बांटना चाहते हो आप बांट लीजिए, हिंदुओं का वोट बनना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो सेकुलर वोट नहीं है, वो कम्युनल वोट हो जाता है। सर ये देखिए, ये दोनों आइडियोलॉजिकल जो डिस्कशन में हम जा रहे हैं, मेरा तो सीधा सवाल ये है हर्षवर्धन जी, कम्युनल डिवाइड असम में हो या कम्युनल डिवाइड पश्चिम बंगाल में हो, ये कांग्रेस पार्टी ना पश्चिम बंगाल में है और ना आसाम में है, कैसे ये हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए काम कर जाता है पर कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं करता, इफ देयर इज अ कम्युनल डिवाइड? जी नहीं, देखिए एक तो एक कम्युनल डिवाइड है ही है भाई। हम लोग कब तक आंख मूंदे रहेंगे और फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव चलाएंगे कि वो हिंदू अब कम्युनल हो रहा है? अरे भाई मुसलमान कम्युनल है, उसका 1 पॉइंट एजेंडा है। आजादी के बाद से कांग्रेस से लेकर जिस क्षेत्रीय दल में भी गया, जहां हिंदू टूट कर कहीं जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं कि क्यों नहीं, ये सवाल अभी प्रोफेसर साहब ने पूछा ना, इस सवाल पे आना चाहिए कि क्या आज तक देश में कभी भी मुसलमान विकास के लिए, शिक्षा के लिए, किसी भी ऐसी चीज के लिए खड़ा हुआ है? उसके आंदोलन देख लीजिए, वो प्रसन्न होता है शाहबानों को पलट देने पर, वो प्रसन्न होता है 3 तलाक की लड़ाई लड़के, और तो और वो प्रसन्न हो जाता है गाजा पे, वो प्रसन्न हो जाता है खामेनेई को श्रद्धांजलि देकर। होगी आस्था उनकी, लेकिन क्या देश के लिए कभी वो निकलकर वो आता हुआ दिखता है क्या? एक ये मूल बात। दूसरा, ये स्पष्टता से बात करनी चाहिए, जहां मुसलमान देखता है कि भारतीय जनता पार्टी गलती से मजबूत हो रही है, उसके खिलाफ लगता है। उत्तर प्रदेश में बदल गया, आप जहां 40% में थे वहां भी हिंदू एक साथ खड़ा हो गया। अब जो मूल मुद्दा है असम को लेकर, असम में ओपिनियन पोल सब दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को एज दिख रहा है, लेकिन एक मैं बड़ी गंभीर चिंता की बात बता रहा हूं, इतने बाहरी हो गए हैं वहां। और जब मैं बाहरी कहता हूं तो हेमंत बिस्वा शर्मा को भी कोई बाहरी कहेगा, लेकिन वो 10 साल से भाजपा में है और 5 साल के मुख्यमंत्री हैं, इसको समझिए आप। जब तुरंत का बाहरी कोई आया, उसने कोई काम नहीं किया, जैसे कम से कम 2-3 सीट ऐसी में मेरे ध्यान में है, मैं जो जानता हूं कि वहां भाजपा का अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा संघ का स्वयंसेवक, संस्कारों वाला, वो सब हटकर कौन आ गया? जो बाहरी आया हुआ है। और चूंकि हेमंत बिस्वा शर्मा उसके साथ खड़े, वो ओपिनियन पोल्स में मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन ये अंदर खाने बहुत बड़ी चिंता की बात है। मैं नहीं जानता हूं कि किस तरफ जाएगा, लेकिन ये एक गहरी समस्या है। असम के बाद बात तमिलनाडु की भी कर लेते हैं, जहां स्टालिन सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक्टर से नेता बने विजय की हो रही है। उनकी पार्टी टीवी के आखिर किसके साथ गठबंधन बना सकती है, इस पर सबकी नजर है। टीवी के का एक खेमा AIADMK के साथ गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन ये बिना बीजेपी के नहीं हो सकता। और अगर टीवी के AIADMK और बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो फिर स्टालिन के लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो बात अब दक्षिण के इस दंगल की भी कर लेते हैं। ये लड़ाई आप कैसे देख रहे हैं? तमिलनाडु में DMK, AIADMK, कांग्रेस, बीजेपी स्ट्रांग प्लेयर्स है, अब विजय भी है। मीनाक्षी, विजय पर सबकी नजर है। सर हमारी भी नजर है। थैंक यू। जो राहुल गांधी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनके विजय के साथ बातचीत बन जाए और वो उनके साथ लड़े।
सुना हिमाचल में छुट्टियां मना रहे हैं। और दूसरा जो है, लेकिन जो डीएमके तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी है, तमिलनाडु में जो कांग्रेस पार्टी है उसकी राय थी कि उनको डीएमके के साथ ही जाना चाहिए। तो वहाँ अभी तक तो किसी का भी फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी भी विजय के साथ जाना चाहती है, एआईडीएमके का एक घटक जो है वो विजय के साथ जाना चाहता है। लेकिन दोनों का कंट्रास्ट ये है कि क्या बीजेपी की जो पॉलिसीज है, मतलब सनातन को लेकर, उसके साथ विजय जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। इस मुद्दे पर अभी झगड़ा हो रहा है और विजय इस स्थिति में है कि वो स्पॉइलर के तौर पर बनकर आए। अभी जो मुझे कल ही मेरी तमिलनाडु में बात हो रही थी तो लग रहा है कि यदि दोनों के बीच में समझौता नहीं होगा तो विजय जो भी चुनाव नतीजे होंगे, हंग असेंबली होगी या किसी के पास पक्ष होगा, उस समय वो तय करेंगे कि किसके साथ जा सकते हैं। उसमें बहुत चांस है कि वो बीजेपी के साथ जाए अगर सरकार बनती है बीजेपी एआईडीएमके की। जल्दी से केरल की भी बात कर लेती हूँ। केरल देश में इस वक्त एक अकेला स्टेट है जहां लेफ्ट की सरकार है। केरल में इस बार कांग्रेस को बहुत उम्मीद है और ये उम्मीद निकाय चुनाव के नतीजों के बाद और बढ़ गई है। लेकिन कांग्रेस कैंप में टिकट बंटवारे की टेंशन कम नहीं हो रही है। कांग्रेस के 5 सांसद विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी ने इसके लिए ना कर दिया। कांग्रेस को डर है कि सांसदों के लड़ने से उपचुनाव होगा जिसमें पार्टी को नुकसान हो सकता है। अभी आप पूछ रहे थे ना थोड़ी देर पहले समीर जी कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी ये तो बता रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, पर ये नहीं बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। मुझे लगता है राहुल गांधी विचार करने के लिए कि चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे प्रचार करना है, वो अभी एकांतवास में अभी छरावाड़ा गए हैं जहां पर प्रियंका गांधी का हिमाचल में घर है। कल वो वहां पहुंच गए और अभी 3-4 दिन वो आराम करने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि पार्लियामेंट में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत स्पीच दी, बहुत बोले, तो हमें 4-5 दिन के आराम की जरूरत है। अब वो जब लौट कर आएंगे उसके बाद वो तय करेंगे कि उन्हें प्रचार करने जाना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है। केरल के अंदर मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस बार सबसे ज्यादा उम्मीद है कि वो सरकार बना लेंगे, क्योंकि 10 साल से वहाँ पर लेफ्ट की सरकार जिस तरीके से बनी हुई है, और पहली बार हुआ है मतलब 50-55 साल बाद की लगातार कोई सरकार 2 बार वहाँ बनी है। और कांग्रेस को लग रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन रहा था कि लेफ्ट को खाली 1 सीट मिली है, तो वहाँ इस बार वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, जब लोकसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद जब चुनाव परिणाम आया और लेफ्ट को 1 सीट मिली, तो लेफ्ट ने पता कराया कि भाई वहाँ पर स्थिति इतनी खराब क्यों है उनकी। तो उनको खबर ये मिली कि वहाँ के जो नायर कम्युनिटी जो अपर कास्ट है वो वहाँ पर 25% का वोटर है वो, और इजावा कम्युनिटी जो ओबीसी में आती है वो 30% का वोटर है। तो ये उनको रिपोर्ट आई है कि अपर कास्ट जो है नायर कम्युनिटी वो और इजावा जो ओबीसी में आती है उसका एक बड़ा हिस्सा इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पास और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के पास शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो रिपोर्ट सही होती है तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अगर इजावा का एक बड़ा वोट बैंक और नायर कम्युनिटी का बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास आता है तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बेहतर प्रदर्शन केरल के अंदर करेगी। मैं सिर्फ एक लाइन शरद पवार के बाद ये टिप्पणी मैं इनके लिए कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए प्रभु, सत्ता का कितना लोभ करिएगा, मतलब चलने में समस्या है, पता नहीं कैसे राज्य चला रहे होंगे और ऐसे लोगों को हमारा देश, हमारे जनता के लोग क्यों स्वीकार करते हैं। अच्छा है कांग्रेस आ जाए।